हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली जैसे आप लोग 9th क्लास में या 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा। क्या होता है? अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। जैसे किसी बाल को हम ऊपर फेंके तो थोड़ी देर बाद वो नीचे चला आता है, क्योंकि अर्थ उसको खींच रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर हाइट को बढ़ाते चले जाए तो एक ऐसी हाइट आएगी जिसके बाद अगर बाल जाएगा अर्थ खींच नहीं पाएगा। और जहाँ तक अर्थ उसको खींचती है, अपना फोर्स लगाती है, वही पूरा स्पेस, वही दायरा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। वैसे अगर कोई हम चार्ज ले लें, यहाँ पर सपोज किया Q, या अगर हम कोई दूसरा चार्ज ले लिया Q1, ये प्लस होगा या माइनस होगा, हमेशा यह चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा। प्लस होगा तो आउटवर्ड और माइनस होगा तो इनवर्ड, अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इसका भी एक कोई दायरा होगा। उसके बाद इस Q1 पर एक फोर्स नहीं लगा पाएगा। हम नहीं बता पाएंगे फोर्स लगा कि नहीं, क्योंकि उसका इफेक्ट खत्म हो गया। उसी ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही तो खींचता था। तो एक पर्टिकुलर एक यहाँ पर डिस्टेंस आई, ये चारों तरफ है, तो एक पूरा स्पेस कवर हो गया। वहां पर उसकी फील्ड काम करे, फोर्स काम कर रहा है। जैसे हम ये भी कर सकते, कोई एक नेता है, लीडर है, उसका भी एक वोट बैंक है, उसका प्रभाव है, इफेक्ट है कि जहां तक कि वोटर पर अपना ग्रिप बनाया, अपना इफेक्ट डाला। तो हम इस ढंग से क्या डिफाइन करेंगे? द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल up to his electrostatic force is effective called electric field। दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि स्पेस इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स। दोनों सेम सेंटेंस है, सेम मीनिंग है। तो यह ऐसा स्पेस है जहां तक किसी चार्ज का फोर्स काम करे या जिसके अंदर कोई दूसरा फोर्स, दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे। मैथमेटिकली हम कहते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पर एक चार्ज है तो अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम फोर्स को निकालना चाहें तो सबसे पहले वहां पर एक रखा जाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। नेचर में प्लस होना चाहिए और मैग्नीट्यूड 1। कोई मतलब नहीं कि 1 कूलम है, 1 कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 पीको कूलम, कुछ भी 1 होना चाहिए, माइक्रो कूलम, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वहीं पर हम अगर उस चार्ज को रख देंगे, डिनोट किया हमने Q0, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसके कारण वही यहाँ पर क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दें। Intensity, electric field intensity at any point in the electric field defined as the force at test charge particle kept at that point। उसी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए, जितना फोर्स लगेगा वही वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। क्षेत्र की तीव्रता जैसे जैसे ये डिस्टेंस बदलती जाएगी, क्योंकि फोर्स अलग अलग होता जाएगा,
ई का मान भी अलग अलग होता जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या है, आर पे डिपेंड करता है। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको बाद में हम इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं। ई इक्वल टू एफ पर क्यू नॉट, फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, तो ई भी वेक्टर हो गया, नेचर वेक्टर हो गया। डायरेक्शन किधर है, along the direction of force on the test charge, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, जैसे यहाँ पर देखा जाए, यही अगर हम टेस्ट चार्ज रख देंगे तो प्लस है, तो अवे होगा, माइनस है तो देखिए यहाँ पर तो हमेशा टेस्ट चार्ज यहाँ करते, जैसे अगर यहाँ पर देखा गया ये प्लस है तो टेस्ट चार्ज पर अवे फोर्स लगेगा, माइनस है तो टेस्ट चार्ज की तरफ लगे, टेस्ट चार्ज पर फोर्स इसकी तरफ लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड डिसाइडेड ऑन द फोर्स एट द क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। एक्चुअली टेस्ट चार्ज जब कहीं रखा जाता है तो सोर्स चार्ज के किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी आइडेंटिटी या कॉन्फ़िगरेशन पर इफेक्ट नहीं डालता, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। जो कुछ भी इसका कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसकी आइडेंटिटी है अपने, ये उस पर इफेक्ट नहीं डालता। तो इस ढंग से हम देखे डायरेक्शन का पता लगा। यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम को कहते हैं वोल्ट पर मीटर। कैसे चेंज होगा, ऊपर नीचे, अगर हम मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूटन मीटर हो गया वर्ग एक तरह से, W अपॉन क्यू, और W अपॉन क्यू क्या है, वोल्ट है, वोल्ट, वोल्ट पर मीटर। ये क्या हो गया, यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गया, न्यूटन का MLT -2, चार्ज का AT MLT -3 A-1। That's all about the electric field. Now, here we are interested to find the electric field due to a point charge. For this purpose, we have to consider that a source charge Q is kept at the origin. P is a point at distance R from the Q, where we have to find out the electric field. Q एक चार्ज है और दूरी के P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। हमारा पर्पज क्या होगा, E का निकालना। तो सबसे पहले वहीं पर क्या कंसीडर करेंगे, टेस्ट चार्ज। हम इसी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे। बाय द कूलम लॉ, द फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। Q नॉट को हम लेफ्ट में ला दिए, F/Q नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। F/Q नॉट इन मैग्नीट्यूड हो गया E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। फोर्स सेंट्रल होता है along the line joining the charges, जैसा पहले मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो अगर ये फोर्स सेंट्रल है, along the line joining the object है, यहाँ पर भी E क्या होगा, उसी ढंग से इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R कैट यूनिट वेक्टर, जो कुछ भी वेक्टर R है, वो चाहे x में हो, चाहे y में, चाहे z में, लेकिन पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फील्ड की वही वैल्यू आएगी। E प्रोपोर्शन 1/R स्क्वायर। अगर ग्राफ खींचा जाएगा एकदम उसी ढंग से आएगा जैसे फोर्स का ग्राफ होता है, फोर्स का ग्राफ जैसे था ऐसे। लेकिन अगर वही 1/R स्क्वायर का खींचा जाएगा तब हो जाएगा स्ट्रेट लाइन ऐसे।
तो इस ढंग से हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल लेंगे। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मिली है तो अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स मिल जाएगा, Q इंटू E इक्वल टू यह। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाएगा, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद हम चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी बॉडी को चार्ज हमने दे दिया तो चार्ज किस ढंग से उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है। सपोज कर लिया बॉडी 3 डायमेंशन की है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों है। चार्ज को अगर हमने दे दिया Q चार्ज, हो सकता है वह चार्ज along the length पूरा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, along the breadth हो जाए, along the height हो जाए। यानी या तो x डायरेक्शन में जाए, या तो y में जाए, या तो z में जाए। तीनों का मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर इस ढंग से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कब? इफ चार्ज distributed along any one dimension, either x or y or z or any direction, one direction, तो हो जाएगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज कर लिया यहाँ पर कोई एक यल लेंथ की लाइन थी जिस पर चार्ज क्यू कंटिन्यूअस बटा हुआ था। स्मॉल पोर्शन अगर हमने डीएल ले लिया इसमें चार्ज डी क्यू, तो दिस लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज बटेगा वही लैम्डा कहलाएगा, जिसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी यहाँ पर है एल से डिवाइड की गई, ध्यान रहे। डेंसिटी के लिए जैसे हमने कह दिया मास, अगर ये मास यल में बटे तो लीनियर मास डेंसिटी m बाई एल, लीनियर मास डेंसिटी m बाई एल, इसी को मास पर यूनिट लेंथ। वैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर, और डायमेंशन 80 कूलम्ब का 80 यल माइनस 1। सेकंड चार्ज, अगर हमने बॉडी को चार्ज दिया, हो सकता हवा चार्ज किसी एक सरफेस पर बने, जैसे एक्स वाई प्लेन में चला जाए, वाई जेड प्लेन में चला जाए, जेड एक्स प्लेन में चला जाए, यानी 2 डायमेंशन में। क्योंकि जो एक्स वाई है 2 डायमेंशन का प्लेन है, तो अगर उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एनी सरफेस दैट इज इन 2 डायमेंशन, अगर ये 2 डायमेंशन में चार्ज बटेगा तो सर्टेनली किसी प्लेन पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा, जिसको हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सेकंड यहाँ देखा कोई एक, यहाँ पर हमने छोटा सा सरफेस ले लिया ds, 2 डायमेंशन है, उस पर चार्ज dq दिया, तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन ds। इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। द सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइंड है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया।
यहाँ पर अगर यूनिट दिया जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ATL-2। एंड थर्ड, अगर चार्ज को हमने दे दिया किसी बॉडी को, हो सकता है चार्ज एक्स वाई जेड तीनों में जाए, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में जाए। तीनों के कारण जो प्लेन बनेगा यानी एक वॉल्यूम बन जाएगा। एक्स वाई जेड के कारण क्या बने, कंप्लीट वॉल्यूम, यानी जैसे क्यूबिकल बना, क्यूबाइड बना जिसमें एक्स वाई जेड तीनों। तो जब इस ढंग से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसी एक कंप्लीट वॉल्यूम में, यानी 3 डायमेंशन में, तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको यहाँ पर रो से डिनोट करते हैं। रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? इट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर हो गया रो, यूनिट हो गई कूलम्ब पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन हो गया ATL-3। तो 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूचर में हमको काम पड़ेगा। जहाँ कहीं भी हम देखें, यहीं पर हम आगे देखेंगे इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम होगी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, किसी एक पर्टिकुलर वायर के कारण लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। एक स्फीयर पर देखेंगे तो वहाँ पर लग जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक किसी शीट पर देखेंगे तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो इसका हम लोगों को आगे चल के एप्लीकेशन, यहाँ पर ऑलरेडी अगर यही पूरा चार्ज को हमने क्यू मान लिया, अगर हम इस चार्ज को निकालना चाहें क्यू का तो क्या कर देंगे, जी क्यू हो जाएगा लैम्डा DL, लैम्डा डी। उसी हिसाब से जब इसमें करेंगे क्यू टू डी क्यू तो हो जाएगा सिग्मा DS। यहाँ पर जब करेंगे निकालेंगे क्यू टू डी क्यू हो जाएगा रो DV। तो सीधे सीधे जैसे अगर किसी स्फीयर की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है जिसका रेडियस R है, तो जब भी हम यहाँ पर चार्ज निकालेंगे तो चार्ज इक्वल टू Q/S एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी सीधे हो जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा 4πr²। तो इस जंग से उस पर हम चार्ज को निकालेंगे सिग्मा 4πr²। Charge directly proportional to the square of the radius for any sphere. It was the application of the different types of charge distribution in your future lecture.